हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं करवित खंडेलवाल, लेक्चर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। तो आज हम ME 307 थर्ड ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो है चैप्टर नंबर 5, प्लांट के बारे में। प्लांट इंजीनियरिंग है उस चैप्टर का नाम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दी साइट सिलेक्शन ऑफ ए प्लांट। तो जब भी हम लोग कोई सेटअप लगाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्लांट होता क्या है। तो प्लांट क्या है? इट इज़ ए प्लेस वेयर मैन, मटीरियल, मनी, इक्विपमेंट, मशीन्स आर ब्रॉट टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्लांट एक वो जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमको जब स्टार्ट करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स को चलाने के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे हम लोग जब सब चीज़ों को एक टुगेदर कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्लांट। नेक्स्ट इज़ प्लांट इंजीनियरिंग। प्लांट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्लांट इंजीनियरिंग वो है जहाँ पे हमने प्लांट के साथ में क्या किया, इंजीनियरिंग वर्ड और ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है? इट डील्स विद द डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट विद रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग पार्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, और प्लांट को इम्प्रूव कैसे करेंगे। इम्प्रूव मतलब है उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे ज़्यादा एफिशिएंट करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्लांट लोकेशन। अब प्लांट लोकेशन क्या होता है? प्लांट लोकेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्लांट आपकी उसकी रीच भी होनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी कोई भी एंड प्रोडक्ट बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करके, तो उससे हमें क्या करना है, डिफरेंट पार्ट ऑफ जो भी जहाँ भी हमारा को सेल करना है वहाँ पे हमको उसको पहुँचाना पड़ेगा, उसको डिलीवर करना पड़ेगा थ्रू ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो उसके लिए हमारा जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट है वो भी बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर जो रोड्स हैं कि नहीं, साथ ही साथ प्लांट सिलेक्शन में हमारा और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि वहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट कैसा है, या वाटर का जो पीएच कंटेंट है वो कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स आती क्या है कि नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही वाइटल चीज़ें हैं, इनके बिना हम एक एफिशिएंट प्लांट को नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए प्लांट लोकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर प्लांट लोकेशन के साथ ही हमको उसका एरिया लेना है मशीन्स चलाने के लिए, क्या प्लेसमेंट रखना है मशीन्स का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी साइट सिलेक्शन ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट को, एक साइट को सेलेक्ट करने में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है नियरनेस टॉप रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, जो कच्चा माल हमारा जो आएगा फैक्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर, वो हमारा बहुत नज़दीक से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने दौसा में या जयपुर में कहीं फैक्ट्री लगा ली और कच्चा माल हमारा आ रहा है किसी इंडिया के ही एक साउदर्न कोने से। मतलब सपोज़ हमारा तमिलनाडु से कोई कच्चा माल आ रहा है, अब वो तमिलनाडु से कच्चा माल आने में वो बहुत दूरी हो जाती है, तो उसके लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, जो आने जाने का जो कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए जहाँ भी किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसी के पास में हम लोग एक प्लांट को सेटअप करते हैं। तो क्या है इसके अंदर, क्या क्या है, क्यों हम लोग नियरनेस रखते हैं, क्यों नज़दीक रखते हैं? टू अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए। रॉ मटेरियल इज़ बल्क एंड ह्यूज। रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब एक फैक्ट्री चला रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको परचेज़ करना होता है। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है। अब सपोज़ शुगर फैक्ट्री, अब सपोज़ हम लोग देखें कि आज इंडिया में शुगर कहाँ हो रही है, कि जहाँ भी गन्ना बन रहा है। ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में जहाँ हम लोग की बाजरा, ज्वार, मक्का की खेती है और वहाँ पे हम शुगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वो कन्वीनियंट नहीं होगी। शुगर फैक्ट्री हम लगा तो सकते हैं, बना भी लेंगे, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी? कॉस्टिंग हमारी बहुत महंगी पड़ जाएगी, तो फिर हम लोग मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लैंड। अब लैंड क्या है? लैंड की भी हम लोग टोपोग्राफी देखते हैं।
उसका एरिया देखते हैं, उसका कॉस्ट देखते हैं, ड्रेनेज देखते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमको कितना एरिया लेना है। फिर कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम मेन रोड पे ज़मीन ले लें, जो ज़मीन 10 गुना महंगी है उससे जस्ट पीछे वाली ज़मीन से। तो हमें वो सब भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि कॉस्टिंग कितनी आएगी, उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब यहाँ आ रहा है कि जब आप कच्चा माल बना लेंगे तो उससे कुछ चीज़ें आपका बाई प्रोडक्ट के एज ए वो निकलेंगी भी, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा, उसको भी आपको डिस्पोज करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें उतना ही सोचना पड़ता है कि कोई भी एनवायरनमेंट पे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या आएगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब यातायात की सुविधा जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। मेजर अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, सही बात है कि जब भी हमारा माल आता है तो जो ट्रांसपोर्ट पे जो अमाउंट है वो बहुत महंगा पड़ता है। साथ ही सूटेबल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज सेलेक्टेड वेयर इन रोडवेज, रेलवे और एयरवे। सपोज आज हमको रोडवे से जाने में हमको महंगा भी पड़ता है क्योंकि डीजल लगता है। ट्रेन इलेक्ट्रिक भी आ गई हैं तो उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो हमको सूटेबल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको आपका प्लांट कितना नज़दीक है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के, वो भी हमको देखना पड़ता है। सपोज़ आज हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट है तो हम लोग को एक्सपोर्ट कहाँ है, तो जितने भी पोर्ट है वहाँ के पास लगाएंगे तो सबसे कन्वीनियंट होगा, या फिर हम लोग वहाँ से लगाएं जहाँ से एक्सपोर्ट के लिए सामान आसानी से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी फैक्ट्री बिना लेबर के चल ही नहीं सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेबर क्या है वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। पता चला आपने बहुत एक पॉश एरिया में फैक्ट्री लगा ली और वहाँ पे लेबर ही नहीं है वहाँ से 50 किलोमीटर तक, तो क्या है, लेबर नहीं है तो आपकी मशीन चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपको सस्ती लेबर मिल ही नहीं पाएगी। सस्ती लेबर का क्या फ़ायदा है कि उनसे जो आपकी जो कॉस्ट आती है बनाने की, जो लेबर कॉस्ट है वो कम आती है, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी आपकी कम रहती है और आप मार्केट में अच्छे से कम्पीट कर सकते हैं। तो लेबर कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। नीड कंटिन्यूस पावर सप्लाई एट द रीजनेबल रेट, राइट। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो पावर तो चाहिए आपको, तो वहाँ पे पावर जो है वो हमेशा कंटिन्यूस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 घंटा तो आ रही है, 4 घंटा नहीं आ रही है। अब 4 घंटे नहीं आ रही है तो सपोज़ हम 4 घंटे को किसी जनरेटर से चलाते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हमें एक ऐसा सिलेक्शन करना है जो सब में पावर सप्लाई कंटिन्यूस हो। जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो क्या रहता है, कोल फील्ड्स के पास होती हैं। कोल फील्ड्स के पास क्यों होती है, क्योंकि कोयला जो है वो स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आता है उसके बॉयलर्स में। तो जहाँ यूज़ आता है तो वहाँ पे फ्यूल कॉस्ट कम से कम लगती है। तो कभी कभी तो क्या होता है, कोल्ड फील्ड की प्रेमाइस में ही, प्रेमाइस का मतलब है उसी के घेरे के पास में ही कोई थर्मल पावर प्लांट या स्टील पावर प्लांट लग जाता है, स्टील प्लांट लग जाता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सेव हो जाती है। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत मेजर कंसर्न है एक फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई वाटर बेस्ड इंडस्ट्री है लगानी है हमको, लेदर की, पेपर की, केमिकल इंडस्ट्री या थर्मल पावर प्लांट, तो उसके लिए हमें वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो वो सारी जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जहाँ पे पानी की कहीं कमी नहीं होगी या पानी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है तो वहाँ हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ वेस्ट डिस्पोजल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेस्ट का डिस्पोज करना। क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है, अदरवाइज़ क्या रहता है कि उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री से कोई वेस्ट निकल रहा है तो उसको हमको कहाँ यूज़ लेना है, केमिकल प्लांट से कोई वेस्ट निकल रहा है, लेदर इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, तो वो सब भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज़ फिनेंशियल एड्स एंड गवर्नमेंट कंसेशंस। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या रहती है, गवर्नमेंट टैक्स में एक्सम्पशंस देती है, टैक्स में छूट देती है आपको कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, बिल्डिंग बनाओ तो उस पर बहुत कम रेट पे आपको, ब्याज दर पे आपको लोन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आप लगाओगे तो रिड्यूस रेट में इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। इस टाइप से क्या रहता है कि लोग वहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं ताकि उनको छूट मिले, छूट मिलेगा तो उनके खर्चे कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो वो ज़्यादा कमा पाएंगे। तो ये सब बेनिफिट्स के लिए हम लोग
जहाँ भी ये स्कीम्स लगी हुई होती हैं, जहाँ भी जिस भी गवर्नमेंट जिस भी प्रीमाइस में ये स्कीम्स लगाते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंक्स, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटी होनी चाहिए, और फ्यूचर एक्सपेंशन। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जब लगती हैं तो वो सब क्या करती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी वहीं रहते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए कोई इमरजेंसी कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो हॉस्पिटल भी बनवाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल्स भी बनवाते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए बैंक भी बनवाते हैं, पोस्ट ऑफिस भी होता है, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक साइट को सेलेक्ट करने के लिए। तो जब भी एक कंपनी एक साइट सेलेक्ट करती है तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो एक साइट सेलेक्ट करती है, और जब ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखे जाते हैं तो साइट सिलेक्शन बहुत ही प्रॉपर होता है। तो आई होप आपको बहुत इजी टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो नहीं आता है समझ में तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।